इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के 182 सैनिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बलोचिस्तान के इन विद्रोही लड़ाकों ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला किया तो वो इन 182 सैनिकों को गोलियों से भून देंगे। जिस ट्रेन को इन विद्रोहियों ने बंधक बनाया है उस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस और ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी सेवाएं पिछले अक्टूबर महीने से ही बहाल की गई थी। इस नक्शे पर अभी आप देख पाएंगे कि यह ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके पेशावर जा रही थी। यह इस ट्रेन का रूट है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेटा में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जो सैनिक तैनात थे उनकी अलग अलग बटालियंस को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पहुंचना था और बताया जा रहा है कि 3 से 4 बोगियों में पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा जवान भी बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन में 500 यात्री सवार थे, जिनमें से 200 पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। बलोच लिबरेशन आर्मी के 400 से 500 विद्रोही लड़ाकों ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए उस पर हमला किया और यह हमला बलोचिस्तान के ही बोलान इलाके में किया गया। यह इलाका बहुत पथरीला इलाका माना जाता है और यहां पर कुल मिलाकर 17 सुरंगें हैं, जिनके कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है और बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बोलान इलाके के पास पहले एक सुरंग में धमाका किया और इसके बाद ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 20 जवान मारे गए और बाद में विद्रोही लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को ही अपने कब्जे में ले लिया। एक जमाने में पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था जो भारत में आकर आतंकवादी हमले करते थे, भारत की फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया करते थे। और इन्हीं में से एक हाईजैक को कंधार हाईजैक कहा जाता है, जिसमें वर्ष 1999 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और बदले में भारत से मसूद अजहर जैसे 3 खतरनाक आतंकवादियों को छुड़वा लिया था। और ये आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इसी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाता था, जो हमारी फ्लाइट्स को हाईजैक करवाता था, जो अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर हमारे यहां भेजता था, आज उसी देश में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। वर्ष 2012 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि आतंकवाद उस सांप की तरह है जो एक न एक दिन उसे भी डसेगा और आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो एक दिन ये सांप आपको ही डसेगा और पाकिस्तान ने भी बिल्कुल यही किया है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी 44% है। यह भी आप याद रखिएगा। लगभग आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान क्षेत्र में है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है। सोचिए, क्षेत्रफल में 44%, लेकिन पाकिस्तान की संसद में हिस्सेदारी सिर्फ 6%। पाकिस्तान बलूचिस्तान के तांबे, गैस और कोयले से हजारों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीब हैं, आज भी खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है और आज भी वो लोग भूखमरी से, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और यह दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में आता है जहां सबसे ज्यादा गरीबी और लाचारी है। और इस अनदेखी के कारण ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के इतना खिलाफ है और लगातार वर्षों से, दशकों से वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। अब हम आपको यह बताते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आजकल योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स और नारे क्यों गूंज रहे हैं और क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए आजकल एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसके पोस्टर बॉय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। नेपाल के हिंदुओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदू नेता चाहिए जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना सके। नेपाल में 16 साल पहले मई 2008 में राजशाही का शासन समाप्त हुआ था और फिर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन अब नेपाल के हिंदू अपने देश से लोकतंत्र को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा। बड़ी बात यह है कि ये सारे हिंदू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। नेपाल में अगर राजशाही शासन की वापसी हुई तो वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह वापस सत्ता में आ सकते हैं और इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व भी वही कर रहे हैं और इसमें राजतंत्र का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं। और इन पार्टियों में सबसे प्रमुख पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और इस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता और समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं और वो नेपाल की इस राजनीतिक पार्टी में इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि इस लोकप्रियता से वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी अब असहज हो गए हैं। वो सोचते हैं कि आंदोलन तो मेरे लिए हो रहा है, मुझे वापसी करनी है, लेकिन पोस्टर लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, नारे लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, तो ज्ञानेंद्र शाह भी थोड़े से परेशान हैं। ज्ञानेंद्र शाह का कहना है कि उनकी रैली में मुख्यमंत्री योगी के जो पोस्टर्स लहराए गए उसके पीछे उनके समर्थक नहीं है, बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ये एक साजिश है। जबकि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह को अपनी रैली में किसी विदेशी नेता की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली सलाह, वो भी आपके स्वास्थ्य को लेकर, कई बार कितनी खतरनाक हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस देखते होंगे जो आपके स्वास्थ्य के बारे में होते हैं, हेल्थ के बारे में होते हैं, जिनमें कैंसर से लेकर डायबिटीज तक और वजन घटाने से लेकर जवान बने रहने तक के लिए अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं। आपके पास भी ऐसे वीडियोस बहुत आए होंगे जिनमें अलग अलग नुस्खे होते हैं। वो बताते हैं कि घर बैठे बिना व्यायाम किए भी आप अपना वजन घटा सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोग उन्हें मानकर फॉलो भी करने लगते होंगे। लोगों को इनमें बताया जाता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियां खाकर अपने बाल झड़ने से रोक सकते हैं, कौन सी दवाइयां खाकर जवान बने रह सकते हैं, किन घरेलू नुस्खों को अपनाकर वो बिना डॉक्टर के पास गए डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा जूस पीना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए। ये सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से बात किए इन वीडियोस में बताई गई बातों को सही मान लेते हैं और फिर फॉलो करने लगते हैं। लेकिन केरल में इन्हीं वीडियोस की वजह से एक 18 साल की लड़की की जान चली गई। इस लड़की का नाम था श्री नंदा, जो यूट्यूब पर दिन भर वीडियोस देखती रहती थी और इन वीडियोस को देखकर एक दिन उसे ऐसा लगने लगा कि उसका वजन बढ़ रहा है और वो मोटापे का शिकार हो रही है और इस मोटापे के कारण उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। वो ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गई। इन हेल्थ वीडियोस को देखने से इस लड़की को एक मानसिक बीमारी हो गई जिसे एनोरेक्सिया डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को फिट होने के बावजूद ऐसा लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है और वो इस वजह से खाना खाना छोड़ देता है और इस लड़की ने भी यही किया, खाना खाना छोड़ दिया। इस लड़की ने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे जिनमें यह सलाह दी गई थी कि वजन घटाने के लिए व्यक्ति को लिक्विड डाइट पर चले जाना चाहिए। लिक्विड डाइट का मतलब यह है कि खाना पूरी तरह से छोड़ देना और 24 घंटे सिर्फ पानी या तरल पदार्थ पर निर्भर रहना। यह लड़की 6 महीने तक ऐसे ही लिक्विड डाइट पर रही, अलग अलग इंटरनेट पर वीडियोस देखने के बाद, और इसका वजन सिर्फ 24 किलोग्राम रह गया। और 2 हफ्ते पहले जब इसका ब्लड शुगर का स्तर बहुत नीचे गिर गया तब इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद इलाज के दौरान ही इस लड़की की मौत हो गई। इस लड़की के परिवार का कहना है कि जिस तरह जहर देकर किसी व्यक्ति को मारा जाता है, ठीक उसी तरह से YouTube के इन वीडियोस ने इस लड़की के लिए एक धीमे जहर का काम किया और अब इन वीडियोस को बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने
बिना किसी शोध के, बिना किसी रिसर्च के लोगों को गलत सलाहें दी। जिन लोगों ने उन सलाहों को फॉलो किया वो लोग आज मुसीबत में हैं। सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है उसे आप हमारी अगली खबर से भी समझ पाएंगे। सोशल मीडिया आपको न जाने किस आभासी दुनिया में ले जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर ऐसे कई बच्चों की आजकल तस्वीरें देखते होंगे जिन्हें कोई ना कोई गंभीर बीमारी है और जिनके इलाज के लिए 5, 10 या 15 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, और इन बच्चों के इलाज के लिए इनके गरीब माँ बाप रोते हुए आंसुओं से आपसे मदद मांगते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका दिल पसीज जाता है। आपको लगता है कि नहीं, इस परिवार की, इस बच्चे की तो मदद करनी ही चाहिए। जब आप इन बीमार बच्चों को, इनके माता पिता की भावुक तस्वीरों को, माता पिता के आंसुओं को देखते हैं तो आपके मन में भी ये बात आती है कि आपसे जो मदद हो सकती है वो आप जरूर करें। और ये लोग भी आपसे हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि आप जितनी भी मदद के लिए समर्थ हैं उतना पैसा इनके अकाउंट में भेज दें। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इन बीमार बच्चों के इलाज के नाम पर आपके साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। आज तक की फैक्ट चेक टीम ने कुछ ऐसे ही ठगों को बेनकाब किया है जो सोशल मीडिया पर घायल और बीमार बच्चों की तस्वीरें शेयर करके उनके इलाज के लिए लोगों से पैसे दान करने की अपील करते हैं और इन तस्वीरों के साथ अपने यूपीआई अकाउंट या क्यूआर कोड भी शेयर करते हैं। इन्हीं में से एक ठग का नाम है अतुल सिंह, जो गोरखपुर का रहने वाला है। खुद को एक समाज सेवी बताता है। इसने 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर शेयर की और लिखा कि इस बच्ची को इलाज के लिए मदद चाहिए। लेकिन जब हमारी टीम ने जांच की तो पता चला कि यह बच्ची भारत की थी ही नहीं, बल्कि ये फिलिस्तीन के गाजा की रहने वाली थी और इस बच्ची की जॉर्डन में इलाज के दौरान पहले ही मौत हो चुकी है। इस बच्ची के परिवार ने हमें उसकी कब्र की तस्वीर भी भेजी है, ये बताते हुए कि यह बच्ची जिंदा नहीं है। और परिवार ने बताया कि उसने कभी भी भारत में किसी से भी मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। अतुल जैसे तमाम लोग इंटरनेट के ऐसे ही गिद्ध हैं जो बीमार, लाचार और घायल बच्चों की तस्वीरों को इंटरनेट पर खोजते रहते हैं। उनके नाम पर लोगों को भावुक करके वीडियोस बनाकर फिर उनसे पैसा बटोरते हैं। ये लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लेते हैं। कई बार धार्मिक और समाज सेवी कंपनियों के अकाउंट्स बनाते हैं और उनका इस्तेमाल बच्चों के फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए करते हैं, जिससे धार्मिक और सामाजिक सोच के लोग संवेदनशील हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और फिर इन ठगों को पैसा भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग हिंदू देवी देवताओं को भी छोड़ते नहीं। अतुल सिंह श्री राम फैमिली नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है जिस पर ऐसे ही बच्चों के फोटो पोस्ट किए जाते हैं। कई बार ये लोग विदेशी बच्चों के वीडियोस में हिंदी ऑडियो लगा देते हैं, उनकी आवाज को हिंदी में डब कर देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये बीमार बच्चा शायद भारत का है। और इन वीडियोस में अक्सर किसी महिला की बहुत दर्द भरी आवाज भी होती है। आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस फर्जी हैं। ये वीडियोस आपको इमोशनल जरूर बनाएंगे, लेकिन याद रखिए ये फर्जी वीडियोस